हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट के इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कॉजेज़ कवर किए थे, डिमांड साइड से भी और सप्लाई साइड से भी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते कंसेप्ट कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर जो इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है ये सही है, बेनिफिशियल रहती है प्रोडक्शन के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन ने अपनी सेफ लिमिट को क्रॉस किया वैसे ही इसके एडवर्स इफेक्ट है जो देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्विटेबल है जो हो जाएगा, यानी कि जो बैलेंस होगा वो बिगड़ जाएगा, जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं रहेगी। उसका असर क्या देखने को मिलेगा कि जो पुअर सेक्शन के लोग होंगे वो और भी पुअरर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके कुछ मेन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इफेक्ट आते हैं। सबसे पहला आता है इफेक्ट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिन्होंने पैसा देना होता है, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने पैसा लेना होता है। तो यहाँ पे जब इन्फ्लेशन आता है तो देनदार को तो फ़ायदा रहता है, लेनदार को नुकसान होता है। कैसे होता है इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि यहाँ पे दो पर्सन हैं, ए और बी। ए ने मान लेते हैं कि बी से उधारा लिया पैसा। ए ने पैसा उधारा लिया है, बी से लेट कर लेते हैं कि 2000 रुपये जो उधारे लिए हैं 1 साल के लिए लिए हैं। तो यहाँ पे जो ए है, अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए के लिए बी कौन है? क्रेडिटर है। अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए देखें तो बी के लिए ए कौन है? डेटर है, क्योंकि ए ने पैसा वापस लौटाना है। किसको? बी को। तो ये क्रेडिटर है, लेनदार है ए के लिए। बी ने इसको उधारा पैसा दिया है, इसको वापस लेना पड़ेगा इससे जब इसका टाइम पीरियड यानी कि 1 साल पूरा हो जाएगा। तो बी के लिए ए कौन है? देनदार यानी कि डेटर है। तो यहाँ पे ए डेटर है और बी क्रेडिटर्स है। तो मान लेती हैं कि जब ए ने उधारा पैसा लिया उस टाइम पे नॉर्मल सिचुएशन थी, इन्फ्लेशन नहीं था, और ले लेते हैं कि 2000 रुपये में इन्फ्लेशन से पहले 40 क्विंटल गेहूं है जो वीट है जो परचेज़ किया जाता था। लेकिन बाद में जैसे 1 साल के लिए इसने लिया था, 1 साल पूरा हुआ, मान लेते कि महंगाई आ गई उस टाइम पे। हम जानते हैं कि जब महंगाई आई होती है इकोनॉमी के अंदर तो इसका असर क्या होता है कि वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली जाती है, यानी कि जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है लोगों की। अब मान लेते हैं कि इसी 2000 रुपये में, क्योंकि जब 1 साल पूरा होगा तो ए कितने वापस लौटाएगा? पैसे 2000 ही देगा बी को, क्योंकि इसने लिया कितना है? 2000 ही लिया है। 1 साल के बाद इसको कितना देगा? 2000 देगा। जबकि इन्फ्लेशन के कारण क्या हुआ? वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली गई है। तो मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण जो अब 2000 में सिर्फ 20 क्विंटल गेहूँ ही है जो खरीदा जा सकता है। तब यहाँ पे फ़ायदा किसको हुआ? डेटर को हुआ, क्योंकि डेटर्स को तो बेनिफिट हो गया ना यहाँ पे, लेकिन क्रेडिटर्स को क्या हुआ? नुकसान हो गया। क्योंकि जब डेटर ने लिया था पैसा उधारा 2000 रुपये बी से, वो बिफोर इन्फ्लेशन लिया था, उस टाइम पे जो डेटर था ए था वो 40 क्विंटल गेहूं खरीद सकता था 2000 में। लेकिन जैसे 1 साल के बाद उसने पैसा वापस लौटाया बी को, क्योंकि 1 साल पूरा होने के बाद क्या करेगा? वापस लौटाएगा ना पैसा। तो जैसे ए ने पैसा वापस लौटाया उस टाइम पे इन्फ्लेशन था, जिस कारण से जो वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली गई और परचेजिंग पावर क्या आ चुकी है? कम हो चुकी है। तब यहाँ पे क्रेडिटर को क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि अब तो ये सिर्फ 20 क्विंटल ही खरीद सकते हैं इस 2000 रुपये से, जबकि जब ए ने लिया था तो उस टाइम पे वो 40 क्विंटल खरीद सकता था 2000 रुपये में। तो यहाँ पे डेटर्स कौन कर गया? गेन कर गया, और जो क्रेडिटर था उसको लॉस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या असर होगा। इन्वेस्टर्स 2 तरीके के होते हैं। एक वो इन्वेस्टर जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर। हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर पैसा लगाया जाता है वो सेफ़ रहता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम है जो मिलती है।
इन्वेस्टर्स को। लेकिन दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो प्राइवेट कंपनियों के अंदर पैसा लगाते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, जिनका प्रॉफिट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जब महंगाई आ जाती है, महंगाई आ जाएगी तो जो ये फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम, इनको तो कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं है, क्योंकि इनकी तो इंटरेस्ट की इनकम क्या है, फिक्स है। जबकि फ्लक्चुएट प्रॉफिट वालों को क्या होगा, महंगाई के कारण ज़्यादा इनकम मिलेगा। तो यहाँ पे बेनिफिशियल कौन रह जाएंगे, वो पर्सन रह जाएंगे, वो इन्वेस्टर रहेंगे जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर है जो पैसा लगाया होगा। नेक्स्ट आता है कि इफेक्ट ऑन फिक्स्ड सैलरी क्लास। फिक्स्ड सैलरी क्लास वो पर्सन होते हैं जिनकी इनकम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो अब जब महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है इकोनॉमी के अंदर, तो फिक्स्ड सैलरी वाले पर्सन को तो फिक्स्ड सैलरी ही मिलनी है, उनकी तो इनकम के अंदर कोई चेंज होता ही नहीं है। तो जब इन्फ्लेशन आएगा तो फिर उस केस में जो फिक्स्ड सैलरी क्लास पर्सन होंगे उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, उनको नुकसान हो जाएगा। कि जो फिक्स्ड सैलरी क्लास होते हैं जिसके अंदर लेबर को शामिल किया है, क्लर्क आ जाते हैं, टीचर आ जाते हैं, अदर एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, ये बिगेस्ट लॉसर होते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो प्राइजेस होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो इनकी मनी इनकम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइस वो बढ़ती नहीं है। अगर बढ़ाएंगे भी इनकी इनकम थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी, महंगाई के हिसाब से उतनी नहीं बढ़ पाएगी कि इनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए। तो जब इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आ जाती है, तो फिर फिक्स्ड क्लास सैलरी वाले पर्सन की जो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे कम हो जाती है तो क्या होगा, ये मतलब कि लॉस हो जाएगा फिक्स्ड सैलरी वाले पर्सन को। अगर इनकी इनकम में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट किया भी गया है तब भी ये उतना नहीं परचेज कर पाएंगे जितना इन्फ्लेशन से पहले परचेज कर पाते थे। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर और एंटरप्रेनर। प्रोड्यूसर और एंटरप्रेनर वो होते हैं जिन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस करना होता है। हम जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। जब प्राइसेस बड़े होंगे यानी कि इन्फ्लेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सप्लाई किया जाएगा प्रोड्यूसर द्वारा, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमम कर पाएँ, जिससे इनकी इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कर सके। और सेकेंडली जो रॉ मटेरियल होता है उनको स्टॉक ज़्यादा कर लेते हैं प्री इन्फ्लेशन प्राइस के ऊपर, यानी कि इन्फ्लेशन आने से पहले ही उन्होंने क्या कर लिया, रॉ मटेरियल का स्टॉक को जो मेंटेन कर लिया। जो वेजेस होती हैं, जो वेज का इंक्रीमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइस वो कम होता है, यानी कि जितना प्राइस बढ़ता है उस हिसाब से वेजेस है जो नहीं बढ़ती। जो ये एंटरप्रेनर होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं ये रीपे करते हैं लोन को जो बोरो किया था, यानी कि जो उधारा लिया था, उन्होंने पैसा जो उधारा लिया था उसको रीपे कर देते हैं, जिससे पहले वो रीपे करने के कारण कहते हैं गेन में रह जाते हैं, फ़ायदे में रह जाते हैं। यानी कि जिन एंटरप्रेनर ने महंगाई के आने से पहले ही पैसा उधारा जो लिया था वो रीपेमेंट कर दिया तो ये फ़ायदे में रह गई हैं। नेक्स्ट कहते हैं इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर भी फेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे महंगाई आती है तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिस कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी क्या होता है, प्रोड्यूसर्स को भी क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या पड़ता है मिडिल क्लास पर्सन के ऊपर। जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं इनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, क्योंकि इनको अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इनका जो इनकम का सोर्स होता है वो फिक्स होता है। ज़्यादातर जो सफ़र किया जाता है महंगाई को वो किया जाता है जो अर्बन मिडिल क्लास लोग होते हैं, यानी कि जो शहर के अंदर जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है महंगाई के अंदर, क्योंकि उनकी जो फिक्स्ड इनकम होती है जो महंगाई आने के कारण क्या होती है, पूरी नहीं हो पाती, उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते, तो उनको सफ़र करना पड़ता है अपनी सर्वाइविंग के लिए। इफेक्ट ऑन सेविंग। सेविंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हम जानते हैं कि जब महंगाई आ जाएगी, महंगाई का जो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा सेविंग के ऊपर, क्योंकि लोगों को अपनी जो लिविंग है वो मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो सेविंग है जो नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पे महंगाई आने के कारण जो गुड्स के प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, जो खर्चे वो बढ़ जाते हैं, जिस कारण से जो सेविंग है वो कम हो जाती है। तो जब वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली जाती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी डाउन जाने से लोगों का जो विश्वास होता है करेंसी के ऊपर वो कम हो जाता है, तो वो इस कारण से जो एडवर्स इफेक्ट करते हैं फिर सेविंग के ऊपर, क्योंकि वो सेविंग करना पसंद नहीं करते।
नेक्स्ट इफेक्ट क्या आता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, समझते हैं इस कंसेप्ट को। एम्प्लॉयमेंट में समझते हैं कि ये मान लेते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले क्या इफेक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और आफ्टर क्या इफेक्ट पड़ेगा समझते हैं। अगर मान लेते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई है, तो प्रोड्यूसर क्या चाहते हैं कि जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, उसको सप्लाई करें, ताकि बढ़े हुए प्राइजेस का फ़ायदा ले पाएँ, जिससे उनके प्रॉफिट क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जब यहाँ पे प्रोड्यूसर को गुड्स की सप्लाई बढ़ानी होती है तो यहाँ पे वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट है जो बढ़ा देते हैं, यानी कि लोगों को रोज़गार मिल जाता है, क्योंकि काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। जब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिस कारण से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। लेकिन जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अचीव हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, महंगाई का जो असर होता है वो नेगेटिव पड़ता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है कि अब यहाँ पे जो सप्लाई होती है गुड्स की वो नहीं बढ़ती, सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। कॉन्टिन्यूसली जो प्राइजेस होते हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट का जो असर देखने को मिलता है इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट इफेक्ट क्या पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर इफेक्ट अनफेवरेबल पड़ता है, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं महंगाई के कारण, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं। एक्सपोर्ट होते हैं कि जब हमारी डोमेस्टिक कंट्री फॉरेन कंट्री के अंदर गुड्स को एक्सपोर्ट करती है, सेल करती है, तो वहाँ से फॉरेन की जो करेंसी अपने देश में आती है, जिससे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो एक्सपोर्ट है जो कम हो जाते हैं और बाहर से जो इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। बाहर से जो फॉरेन कंट्री से जो गुड्स अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ज़्यादा इंपोर्ट की जाते हैं, जिससे अपनी इंडियन करेंसी जो होती है वो फॉरेन कंट्री के अंदर चली जाती है, जिस कारण से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो अनफेवरेबल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब एक्सपोर्ट कम किए गए हैं, इंपोर्ट ज़्यादा किए गए हैं, जिस कारण से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडवर्स इफेक्ट हो गया है। इफेक्ट ऑन पब्लिक डेट, पब्लिक डेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो कॉस्ट होते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की जो भी अंडर कंप्लीशन है, यानी कि ऐसे जो गवर्नमेंट के काम अभी काम चल रहा था, जैसे मान लेते कि रोड या फिर ब्रिज वगैरह उनके ऊपर काम चल रहा था, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी बीच में चल रहा था काम के, एकदम से महंगाई आ गई है। तो जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट अभी अंडर कंप्लीशन थे, अभी काम करना उनके ऊपर पूरा काम नहीं हो पाया था, पूरा काम कंप्लीट ना होने के कारण बीच में जो महंगाई आ गई, तो जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का बजट था वो अपसेट हो गया। तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक से उधारा लेना पड़ेगा पैसा। तो गवर्नमेंट के ऊपर जो पब्लिक डेट का वो कर्ज का जो भार होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए गवर्नमेंट द्वारा वो कंप्लीट करने तो ज़रूरी है। एक रियल में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर है जो एक ब्रिज तैयार करना था, लेकिन बीच में ही जब उसका काम अभी स्टार्ट किया था, बीच में क्या हुआ, सरिये के जो रेट थे वो बढ़ गए थे, जिस कारण से जो ब्रिज का काम था वो बीच में रुक गया था। क्योंकि यहाँ पे टेंडर पास किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करना होता है। अगर बीच में महंगाई आ जाती है तो ये काम जो होते हैं गवर्नमेंट के वो मतलब बीच में रुक जाते हैं, जिस कारण से जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो अपसेट होने के कारण है जो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। फिर गवर्नमेंट को वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पब्लिक से डेट लेना पड़ता है, पब्लिक से उधारा पैसा लेना पड़ता है, जिस कारण से जो पब्लिक डेट का बोझ जो गवर्नमेंट के सर पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या पड़ता है बैंक के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। जो इनकम होती है ट्रेडर्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की और एग्रीकल्चर की वो बढ़ जाती है। तो फिर जो ये इनकी इनकम होती है कहाँ जमा करवा के आते हैं, बैंकों के अंदर। तो जब ये बैंकों के अंदर पैसा जमा कराएंगे तो फिर नई नई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बैंकों के ऊपर है जिसका फेवरेबल इफेक्ट देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे जो काम बढ़ेगा वैसे वैसे इंश्योरेंस कंपनियों भी जो एग्जिस्टेंस में आएंगी। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन टैक्सेस। टैक्सेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ही प्राइसेस बढ़ जाएंगे वैसे वैसे गवर्नमेंट को खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट के जब खर्चे बढ़ाते तो पैसा कहाँ से इकट्ठा करते, टैक्स के रूप में रेवेन्यू जनरेट करके करते। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चे को पूरा करने के लिए नई नई टैक्सेस लगा देगी और जो उसकी एग्जिस्टिंग टैक्सेस होती हैं उसकी रेट को बढ़ा देगी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल्स एंड रेशनिंग।
जब महंगाई आ जाती है इकोनॉमी के अंदर तो जो पुअर सेक्शन होते हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनको मुश्किल हो जाता है जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनको ख़रीदना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं कि एक प्राइस फिक्स कर देती है कि इस प्राइस से ज़्यादा आप गुड्स का प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिपो वगैरह खोल देती है। डिपो में क्या होता है कि सस्ती रेट पर जो राशन दिया जाता है जो गरीब लोग होते हैं, जिससे जो गरीब लोगों का जो बेनिफिट हो पाए। नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑन रिसोर्स एलोकेशन। कवर करते हैं इस पॉइंट को सिंपल वर्ड में। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे दो गुड्स ले लेते हैं, ए गुड और बी गुड। मान लेते हैं कि जो ए गुड्स है इसके प्राइजेस बढ़ गए हैं और इसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई है। तो जैसे ही ए गुड्स के प्राइस बढ़े तो रिलेटेड गुड्स थी जो इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई है। तो अब यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा कि जो इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, फैक्टर्स होंगे जो इसके प्रोडक्शन के, वो यहाँ से हटा लिए जाएंगे और यहाँ पे वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया, रिसोर्स का एलोकेशन किया गया है। यानी कि जिस गुड्स के प्राइजेस बढ़ गए थे, डिमांड कम हो गई थी, तो यहाँ से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हटा लिए गए, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ लगा दिए गए, उस रिलेटेड गुड्स के अंदर लगा दिए गए जिसकी डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है कि जब गल्फ वार हुआ था तो उस टाइम पे जो एबनॉर्मल प्राइजेस, मतलब एबनॉर्मल राइज हो चुके थे जो प्राइस थे पेट्रोल के। तो प्राइस पेट्रोल के बढ़ने के कारण जो बड़ी कारें थी उनकी सेल कम हो गई थी। लोग कहाँ शिफ्ट कर गए थे, टू व्हीलर की तरफ शिफ्ट कर गए थे। तो यहाँ पे रिसोर्स को रीएलोकेट किया गया था कि जो प्रोडक्शन था वो उन गुड्स का ज़्यादा किया गया जिनकी डिमांड क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं मोरल इफेक्ट। अब यहाँ पे महंगाई का मोरल इफेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, हम जानते हैं बच्चों कि जैसे महंगाई आ जाती है, महंगाई आने से जो रेट होते हैं गुड्स के बढ़ जाते हैं, लोग क्या करते हैं, गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं। फिर प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि मिलावट करनी शुरू कर देते हैं। जो वो गुड्स तैयार की जाती है उस गुड्स को ऐसे ऐसे घटिया सामान मिक्स किया जाता है उसको बनाने के लिए, जिस कारण से जो मॉरली नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर क्या उस चीज़ का गलत असर पड़ता है, जो ये महंगाई के कारण ही होता है ये। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि हमें सस्ते रेट पे गुड्स मिले, और जबकि एक्चुअल में जो महंगाई के कारण सस्ते रेट पे गुड्स बनाना मुश्किल हो जाता है प्रोड्यूसर के लिए। फिर प्रोड्यूसर मजबूर हो जाता है गुड्स के अंदर मिलावट करने के लिए, एडल्ट्रेशन करने के लिए, जिस कारण से जो लोगों के हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये मोरली है जो नेगेटिव ही इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये सारा इन्फ्लेशन के कारण हुआ। तो इस तरीके से बच्चों की हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।